बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज परभनी के इस बल्दिया इंतखाबात की इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और ऐसे वक्त में इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना यकीनन हमारे हौसलों को बुलंद भी करता है और परभनी की आवाम को एक पैगाम देता है कि 15 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार मैदान में है, 18 उम्मीदवार हैं, आप उन तमाम को अपनी दुआओं से और अपने वोटों से कामयाबी से हमकिनार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कितने लोग हो गए? एक बीजेपी हो गई, 2 शिवसेना हो गए, एक राष्ट्रवादी हो गई, एक कांग्रेस हो गई, एक सीटी हो गया और एक आटो हो गया। कितने हो गए? 7। ये 7 मिलकर एक मर्द से मुकाबला करने आ रहे। समझे आप? समझे नहीं समझे? फिर समझाता हूं। एक उद्धव ठाकरे, एक शिंदे, एक अजीत पवार, एक मोदी, एक कांग्रेस, एक आटो, एक सीटी, और पूरे ये समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो, शेर शेर ही होता। और तारीख हमेशा गवाह है कि जब कभी भी फसादात होते पूरे एक होके हमला करते। तारीख गवाह है कि जब कभी भी नाजुक वक्त आता सब एक हो जाते, हमको अकेला छोड़ देते। तारीख गवाह है परभनी की कि डेवलपमेंट अगर हुआ तो मुस्लिम और दलित इलाके में नहीं हुआ, क्योंकि हम एक नहीं हुए, वो एक हो गए। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है कि सीटी और आटो, एक आटो में बैठ के सीटी बजा रहा, एक हाथ से पकड़ के सीटी बजा रहा, एक कमल को हाथ में पकड़ के ऑटो चला रहा, और एक घड़ी पहन के सीटी बजा रहा, और एक मशाल लगा के भी ऑटो और सीटी के साथ है। तो अच्छा, ये जो दोनों हैं सीटी और ऑटो, ये मुस्लिम बाहुल इलाकों में सीटी बजाने के लिए और ऑटो का मीटर डाल के चलाने के लिए उम्मीदवार खड़ा किए। मैं पूछना चाह रहा हूं बोडेकर साहब से और गुप्ता साहब से, भाई साहब, ये प्रभाग नंबर 15, 4, 5, 1, 9 में ना तुम सीटी बजा रहे ना ऑटो चला रहे। आप देख लो, प्रभाग नंबर 15, 4, 5, 1, 9 में ना ऑटो है ना सीटी है, मगर मेरे घर के सामने सब आके नाच रहे, पूरे आ रहे हैं, ऐसी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि हमारे मरहूम वालिद बोलते थे कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाए। बड़ी मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है, ये सब मिलके आ रहे ताकि मुस्लिम और दलित इलाकों को हमेशा के लिए नजरअंदाज करके रख दिया जाए। यहां पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होना। हाँ, बोडेकर और गुप्ता साहब के साथ एक और नाम भूल गया मैं, वारपुटकर का साहब, वारपुटकर साहब। ओहो, माने ये पेड़ से वो पेड़, वो पेड़ से ये पेड़, जंपिंग में माहिर है वो। यहां से इधर कूदते, उधर से इधर कूदते। बड़े लोग बोलते थे, मियाँ अब तुम छोड़ो, अब बड़े हो गए, दीवाना कूदना छोड़ो। इन दीवाना ही कूद रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, जहां दिखी हरी वहां चरी।
ये इनका मामला है। और कांग्रेस पार्टी में अज़ान हो रही है, ठीक है, अज़ान। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन आप लोग एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम ताकतों को जो आपकी मजहबी तशख़्ख़ुस के दुश्मन हैं, जो आपके मस्जिदों के दुश्मन हैं, जो आपके हिजाब की मुखालिफत करते हैं, जो आपके बच्चों को तालीम याफ्ता देखना नहीं चाहते, जो आपके नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते बल्कि उनको ड्रग्स की रास्ते पर डाल चुके हैं, मेरी आप सदवन गुजारिश है कि आप अपना एक एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। और मैं जानता हूं कि बाबा जानी साहब भी डबल रोल अदा कर रहे हैं। बाबा जानी साहब जो है बुडेकर साहब के साथ भी है और वारपुटकर साहब के साथ भी है। मैं जानता हूं कि कोऑपरेटिव बैंक में दोनों तीनों भाई मिलके साथ साथ थे, तो इन पे भी नजर रखिए। और जितने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पूरे के पूरे अगर खुदा ना खास्ता जीत जाएंगे, ये लोग बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार जो मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं उनकी तायीद करेंगे। तो अगर आप अपने 18 कैंडिडेट को जिताएंगे, और ये यकीनन मुमकिन है, ये नामुमकिनात में से नहीं है, ये मुमकिन है। और मुझे यकीन है कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन 8 ताकतों के साजिश का शिकार हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, तो आपका वोट जाये हो जाएगा। याद रखिए, अपने वोट को जाये होने से बचाइए। मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट दीजिए। 2019 में अली खान टिकट लड़े, इलेक्शन लड़े, गौस जैन साहब को टिकट नहीं मिला। 8 दिन नहीं हुए इलेक्शन खत्म होके उन्होंने कुलाटी मार दिए, एनसीपी में चले गए। अब वार्ड नंबर 2 से राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट से लड़ रहे हैं। आप जानते हैं वार्ड नंबर 11 में बाई इलेक्शन हुआ। अब्दुल जावेद साहब को हम तायीद करें, वो जीतते ही 8 दिन के अंदर उन्होंने आवाम के भरोसे को तोड़कर, धोखा देकर राष्ट्रवादी में जाकर अजीत पवार के हाथ के ऊपर बैत लेके उनके मुरीद हो गए। तो ये अजीत पवार क्या है? आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसमें अजीत पवार भी शामिल है, शिंदे भी शामिल है, चंद्राबाबू नायडू, कुमारा स्वामी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारा स्वामी, जयंत चौधरी, कुशवाहा, ये सब मिलकर बाबा साहिब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए से मस्जिद को आपसे छीनी जा सकती है, जिसके जरिए से कब्रिस्तान को बंद कर दिया जा सकता है, जिसके जरिए से ईदगाह और दरगाहों पर कब्जा किया जा सकता है, जिसके जरिए से ये कानून ये कहता है कि मुसलमानों के जो वक्फ बोर्ड क्या है, मुसलमानों के लिए एक इबादत गाह की तरह है। जैसा हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर हैं, उसमें कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, मुसलमानों के धर्म संस्थाओं में हम गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। आप सोचिए, अगर परभनी की डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी बनेगी या किसी मस्जिद की कमेटी बनेगी, तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, क्योंकि अब इलेक्शन नहीं है, वक्फ बोर्ड में एमएलए, एमपी, बार काउंसिल का, मुतवल्ली का खत्म, नॉमिनेशन होगा, यानी नामजद करेंगे। और ऐसे लोगों को नामजद करेंगे कि अगर उनको बोल दिया जाए कि देखो खड़ी धूप है,
40 डिग्री का टेम्परेचर है, मगर तुम कहना रात है और बड़ी सर्दी हो रही तो बोलेंगे यस, हम बोलेंगे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ऐसा काले कानून बनाने में अजीत पवार की पार्टी ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, जिसके दिल में वक्फ की जायदाद की तकलीफ होगी, फिक्र होगी। और मुझे यकीन है कि आज भी हम में मिली हमियत हमारी जिंदा है। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है। ये ऐसे काले कानून के बनने के बाद अगर आप ऐसे वक्त में अपनी नाराजगी का इजहार अपने वोट से नहीं करेंगे तो फिर ये मस्जिदों को अगर अल्लाह जबान देगा तो वो पुकार पुकार कर तुमसे कहेगी कि जब वक्त आया अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए तुम खामोश बैठ गए या तुमने जालिमों का साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मस्जिद आपकी और हमारी है। इसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसको आबाद रखने से नहीं, बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ ये भी होता है कि अगर कोई उसके लिए बुरी नजर देख रहा है तो हम पहले से उसका तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दें। और जमहूरियत में, लोकशाही में बेहतरीन तरीका अपने वोट का इस्तेमाल है। वोट का इस्तेमाल करिए और पैगाम दीजिए दिल्ली के उस बादशाह जिसका नाम मोदी है कि तुमने काला कानून बनाया अजीत पवार के साथ मिलकर, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। दूसरी तरफ कोई बोलेगा उद्धव ठाकरे है, तो उद्धव ठाकरे ने बहैसियत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मुझे फख्र है कि मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। ये आप पर छोड़ता हूं, जो जो सच है बयान कर रहा हूं। वोट डालना आपका काम है। मैं तो एक दीवाने की तरह हर जगह बोलता हूं, बदनाम हो जाता हूं। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, मगर मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी निभाना है, हम निभा रहे हैं। क्योंकि कल के दिन को ये ना बोले कि हमको कोई आके नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं आपके सामने। उद्धव ठाकरे के साथ उनका भाई आ गया, क्या उसने नहीं कहा था कि अज़ान बंद करनी चाहिए? आपने याद है? ये नहीं मालूम मुझे। याद अगर है, देखिए पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, आपने किसको वोट दिया? इसलिए उसको वोट दिया क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुतबादिल नहीं था। आपने देखा कि किसमें जहर कम है, मगर याद रखिए जहर सब में बराबर है। जहर सब में बराबर है, कोई कम ज्यादा का सवाल नहीं है। इन्हों सत्ता में है, उनकी पार्टी की तोड़े बोल के उन्होंने जरा खामोश बैठे हुए हैं, वरना जब सत्ता में थे तो क्या क्या जहर अफशानी करते थे वो दुनिया जानती है। तीसरी जानिब कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी आए दिन मुझको गालियां देती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है और अल्लाह ही इज्जत देता रहेगा। मगर बताना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक 8 दिन 6 दिन पहले 5.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाज लोगों को जमानत दी, 2 नौजवानों को जमानत नहीं दी। मैं किसी कांग्रेस के नेता का तबसरा पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि बहुत तकलीफ है, 5.5-6 साल हो गए। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे गाली दो, आपके पास ब्लैंक चेक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी शादी भी नहीं हो सकती, मेरे बच्चों की शादियां हो रहे, नाना क्या नवासे नवासियां हैं, मेरे को कोई फर्क, दो गाली दो। उन्होंने कांग्रेस जो बेल नहीं मिली इन लोगों को, उसकी वजह क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेल डिनायल ऑर्डर में कहा कि सेक्शन 15A ऑफ यूएपीए के तहत बाय एनी अदर मींस का जिक्र करके उन दोनों की बेल रिजेक्ट कर दी।
अब सेक्शन 50 ने जो बनाया गया था, किसने बनाया आपको मालूम? कितनों को नहीं मालूम? हाथ उठाओ। तकरीबन लोगों को नहीं मालूम। 2008 में मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे, चिदम्बरम वजीर दाखिला गृह मंत्री थे। उन्होंने एक कानून लाया था, सेक्शन 15A कांग्रेस पार्टी ने लाया था और दहशतगर्दी को डिफाइन किया ने क्या दहशतगर्दी हो सकती है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हजरत पुलिस से पूछना चाह रहे हैं, ये हमारे जो बंडी पे लोग, गरीब लोग कारोबार करके दिन को 200 रुपए 100 रुपए कमाते, उनको हो बिल्कुल अच्छा भाई, ये बसमत रोड, शिवाजी नगर, कल्याण नगर में बंडी लगाए तो क्या कोई शहरियत का सबूत देना पड़ेगा? गरीब है, पेट भर नहीं। सुनो, ठहरो, हम ये यहां के आमदार खासदार बीजेपी के और सेना के लोगों को बोल रहे, भारत की सरकार का पार्लियामेंट का कानून है नेशनल हॉकर्स एक्ट। वो ये कहता है कि फुटपाथ पर बैठकर कारोबार किया जा सकता है, चाहे बैठकर या बंडी पर। पार्लियामेंट का कानून है, तुम कैसा रोकते जी? तुम तो रोजगार नहीं दे रहे, तुम खाली बोल रहे चाय पियो चाय पियो चाय पियो। 15 लाख देता हूं, 15 लाख देता हूं, 15 फुकट पैसे नहीं आए उसमें। बेचारा गरीब, धूप है, बारिश है, सर्दी है, फुटपाथ पर रोड पर बैठकर मेवा बेचता है, प्याज बेचता है। आप उसके दुश्मन। आप मजलिस के 17-18 कॉर्पोरेटर को कामयाब करो, उन गरीब ठेला बंडी वालों के साथ मजलिस खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी। 1960 में जब मजलिस ने पहला इलेक्शन लड़ा हैदराबाद से, तो सालारे मिल्लत जब पहला बल्दिया का इलेक्शन जीते, तो मजलिस के दुश्मनों ने कहा था, अरे ये तो ठेला बंडी और रिक्शा वालों की जमात है। तो सालार ने कहा कि हां, यकीनन मुझे फख्र है ऐसे लोगों पर जिनके दिलों में धड़कता हुआ दिल है, जिनकी सोच में तड़प है कौम और मिल्लत की। जो लोग आलीशान बंगलों में रहते थे उस जमाने में, उनमें तो कुछ नहीं है। यकीनन मजलिस निकली ठेला बंडी और रिक्शे वालों के वजूद से। हमको फख्र है उन पर। क्या भारत में गरीब होना जुर्म बना दिया गया है? अरे पोलिंग के दिन वोट डालने वाले तो गरीब होते हैं ना, चाहे किसी समुदाय का हो। तो इंशाअल्लाह आप कामयाब करिए। और फिर मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है। हम कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बोल रहे कि खत्म करो, ये देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। ड्रग्स का ताल्लुक टेररिज्म से है, समझो। ड्रग्स का ताल्लुक टेररिज्म से है। कौन है ये ड्रग्स बेचने वाले? क्यों नहीं पकड़ते इनको आप? अरे पकड़ो ना इन जालिमों को जो पूरे परभनी के नौजवान बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, मगर ड्रग्स के कारोबार में मुलविस है। और उन 8 लोगों के उम्मीदवार भी हैं, उसमें आप जानते होंगे नामों को। मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं, नहीं तो उनको दबा के चढ़ जाएंगी रात में, अम्मा हम ही चूस लो, खा लो बोल के। बोलूंगा एक दिन इंशाअल्लाह तुम्हारा नाम। और फिर जो यहां के खासदार साहब है, सर आप वफ की जमीन पर काबिज है, ईदगाह की बाजू की। हमारे वोट से आप जीते तो छोड़ दो ना उसको, आप छोड़ दो उसको। अरे दबा के थाली बजाओ, डर रहे कहीं को जी? हाँ, मैं बोला आफत मेरे पे आएंगी, थाली मारने वालों को नहीं आती, मगर तुम थाली बजाने वाले नहीं हो, तुम नारे तकबीर बोलने वाले हो। नारे तकबीर। हाँ, सुन लिए एमपी साहब। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बेचारे मुलाजिमीन को 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई। ये कई की ट्रिपल इंजन की सरकार है, बेचारे गरीब है, तनख्वाह नहीं है उनको, मगर बराबर रिश्वतखोरी का बाजार आम है। मजलिस को आप कामयाब करिए,
जन्म पत्र जारी होगा इंशाअल्लाह ताला, मृत्यु पत्र जारी होगा। एक बीजेपी का रुकन आके बोलता तो आप रोक देते उसको? अरे भाई क्यों आप बांग्लादेश बांग्लादेश बोलते? मोदी की बहन दिल्ली में बैठी है, उसको निकाल के फेंको ना बांग्लादेश में। यहां पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, ना रहेंगे। यहां पर भारत के अव्वल दर्जे के शहरी रहते हैं, जो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं। मगर इनको खाली दूरबीन लगा के, अच्छा बांग्लादेशी बोले तो योगी बाबा, उन्होंने एक नया तरीका निकाले बांग्लादेशी को तलाश करने का। क्या निकाले? उन्होंने अपनी पुलिस को बोले मुस्लिम इलाके में जाओ, जैसा यहां इलाके है, वहां जाकर एक 70-75 साल के बूढ़े को बुलाए, तुम बांग्लादेश के? उन्हें बोला नहीं भाई, मैं बिहार का अररिया का हूं, 22-25 साल से यहां पर कारोबार करता हूं। नहीं नहीं तू बांग्लादेश? अरे नहीं हूं मैं। तो पुलिस वाले बोले बाबा ने हमको आइडिया दिया। उन्हें बोला ये क्या आइडिया दिया? पलटा दी। पीठ पे उस पुलिस वाले ने अपना फोन रख दिया और फोन रख के बोल रहा, देखो फोन बोलेगा तो बांग्लादेशी या भारत का है। क्या साइंटिस्ट है बाबा भी। हम समझे सर पे बाल नहीं है, मगर माशाल्लाह ओफो माने अब जरूरत ही नहीं है। मगर कोई ऐसा फोन तो इजाद करो जो भारत के गरीबों के पेट पर रखकर बोले कि कितना खाया, कब से भूखा है, बोल सको। तुम ऐसा फोन इजाद नहीं करे जो गरीबों के पेट पर रखकर बोल सके, मगर तुम किसी को बदनाम करना चाहते हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 18 उम्मीदवार को कामयाब करिए। करेंगे ना मेरे भाई? और जो नहीं आए उन तक जाकर मजलिस का पैगाम पहुंचाएंगे आप। याद रखिए, भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत याद रखो, जिस समाज के पास उसका नेता नहीं है उसकी कोई अहमियत और कीमत नहीं। जिस समाज का नेता होगा, अगर तुम ये समझ रहे आप है ना, नहीं मेरे भाई, मैं नेता नहीं, नेता बनाना चाहता हूं। मैं मरने से पहले मुझसे काबिल, मुझसे परहेजगार, मुझसे ज्यादा जियाले से 100-200 नौजवान लड़के और लड़कियों को देखना चाहता हूं जो इस मिल्लत मजलूमा की इस बोझ को संभाल सके। आपको यह काम करना है। करेंगे ना 15 तारीख के दिन? और ये जो लोग जो मेरी तकरीर पे 15 मिनट पे बहुत मीडिया वाले लिखते थे, 15 मिनट बोले, 15 मिनट बोले। अरे कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया कि तुम 15 मिनट बोले तो कुदरत भाई ले 15 को इलेक्शन होगा। और कुदरत का निजाम देखो, इनको लामहाला पतंगी पिलाना है 14 के दिन, 15 के दिन। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह आपके इस इत्तेहाद को मजबूत रखे। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पतंग को वोट दो।